नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यम एजुकेशन हब के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम तरंग एवं ध्वनि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगे आने वाले एग्जाम में आपको सहायता करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम एक नंबर क्वेश्चन से। एक नंबर, वह तरंग जिसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो वह तरंगे जिन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसा आपको पता है कि प्रकाश किरण है जो बिना माध्यम के गति करती है, गामा किरण है, एक्स किरणें, इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये बात आप ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीनों ही। अगर मैं बात करूं ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगों को माध्यम की आवश्यकता पड़ती है और ध्वनि तरंगे निर्वात में गति नहीं कर सकती। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। रेडियो तरंगों के खोजकर्ता, रेडियो तरंग के खोजकर्ता की अगर मैं बात करूं कि रेडियो के खोजकर्ता जो मार्कोनी थे, उन्होंने खोज की थी रेडियो तरंग की। रेडियो तरंगों की खोज की थी मार्कोनी ने। और अगर बात करें रोंटेंजन ने या रोइंटजन ने, तो इन्होंने खोज की थी एक्स किरणों की खोज की थी रॉन्जन ने। हर्शेल की अगर मैं बात करूं तो अवरक्त किरणों की खोज की थी हर्शेल ने। और बेकुरल की बात करें तो गामा किरणों की खोज की थी बेकुरल ने। ये बात भी आप ध्यान रखें। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्स किरणों के खोजकर्ता, 3 नंबर क्वेश्चन, एक्स किरणों के खोजकर्ता। तो अभी हम बात करके आए हैं, एक्स किरणों के खोजकर्ता थे रोन्टजन। अगर मार्कोनी की बात करें, मार्कोनी की अगर बात करें तो रेडियो तरंगों के खोजकर्ता। हर्शेल की अगर बात की जाए तो हर्शेल ने की थी अवरक्त किरणों की खोज। और बेकुरल की बात करें तो गामा तरंगों की खोज की थी। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें, अंतरिक्ष में जाने वाली किरण है। अंतरिक्ष में जाने वाली, बेसिकली मैं बात करूं तो ध्वनि तरंग तो नहीं जाएगी, क्योंकि अंतरिक्ष में किसी प्रकार का वायुमंडल नहीं है और कोई माध्यम न मिल पाने के कारण ध्वनि तरंगे वहां गति नहीं करेगी। अगर मैं बात करूं गामा किरण की, तो यहाँ गामा किरण है जो ब्रह्मांड में जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती है उनकी जानकारी हमें, जो विस्फोट वगैरह है, ये गामा किरणों के द्वारा ही पता चलती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ध्वनि का विज्ञान क्या कहलाता है। ध्वनि के विज्ञान की अगर मैं बात करूं, एकॉस्टिक कहलाता है। एकॉस्टिक ध्वनि का विज्ञान कहलाता है, ये ध्यान रखें। अगर बात की जाए आपसे होरोलॉजी, होरोलॉजी की अगर बात करें तो समय का अध्ययन है, होरोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी की बात करें, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, ये ध्यान रखिए। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ध्वनि की चाल होती है। ध्वनि की चाल बेसिकली बात की जाए तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर बात की जाए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ध्वनि की चाल होती है 344 मीटर प्रति सेकंड। 344 मीटर प्रति सेकंड, ये बात आप ध्यान रखिए। और 332 मीटर प्रति सेकंड होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 7 नंबर की बात करें, ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है ठोस में, ये बात ध्यान रखिए। ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस में होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ, ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है ठोस में, उससे कम होती है द्रव में और उससे कम होती है गैस में। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें, माध्यम का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। अगर माध्यम का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो माध्यम में ध्वनि का वेग है 0.61 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ जाता है। ये बात आप ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये बात ध्यान रखिए, माध्यम का दाब बढ़ाने पर चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी ध्यान रखिए। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इको साउंड के लिए अवरोध और श्रोता के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए। इको साउंड, जहां से साउंड निकल रहा है, ये है श्रोता।
यानी और जहाँ तक जाएगा तो इसके बीच न्यूनतम दूरी हमें 17 मीटर चाहिए, जो कि अलग अलग आंकड़ों में अलग अलग निर्भर करती है, लेकिन 17 मीटर इसकी औसतन दूरी होती है। और हमारे ऑप्शन के अंदर 17 मीटर है नहीं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 16.6 मीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ध्वनि की चाल पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, ये बात आप ध्यान रखिए। अगर बात करें ताप का, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा देने पर 0.61 मीटर प्रति सेकंड से ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। माध्यम का भी प्रभाव पड़ता है और आर्द्रता का भी प्रभाव पड़ता है। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है इस्पात में 6420 मीटर प्रति सेकंड। 6420 मीटर प्रति सेकंड, ये बात आप ध्यान रखिए। अगर बात की जाए कांच में, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। और कांच की अगर मैं बात करूं तो 5640 मीटर प्रति सेकंड। और जल में बात की जाए तो 1498 मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पर विशेष तौर पे धातुओं की अगर मैं बात करूं तो लगभग ये 5000 के लगभग मीटर प्रति सेकंड की स्पीड होती है। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें, महिलाओं की आवाज़ सुरीली होती है क्योंकि इनकी आवृत्ति अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं आवृत्ति है, तो आवृत्ति है जो आवृत्ति एक तारतव होता है, तारतव जिसको पिच बोला जाता है, जिसको पिच बोला जाता है, ये तारतव है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारतव अगर अधिक होगा तो ध्वनि पतली होगी और तारतव यदि कम है तो ध्वनि मोटी होगी, ये बात ध्यान रखिए। इसी कारण एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेर की दहाड़ भारी होती है जबकि मच्छर की भिनभिनाहट पतली होती है, तो ये तारतव के कारण ही ऐसा होता है, ये बात ध्यान रखिए। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है, ये ध्यान रखिए। कई बार यहाँ डेसिमल लिखा आ जाता है, तो वो मत ध्यान रखिए, पॉइंट के लिए यूज होता है डेसिमल, तो डेसिमल नहीं होता आंसर, इसका डेसिबल होगा। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन मौन जंतु है? ऐसा जंतु जो ध्वनि नहीं करता, तो वो है याक। ये भी एक प्रकार का जीवी है, स्तनधारी जीव है जो कि ध्वनि नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें, चंद्रमा पर ध्वनि का वेग होगा। देखिए चंद्रमा पर किसी भी प्रकार का वायुमंडल नहीं है, तो वायुमंडल नहीं है तो वहां पर ध्वनि का वेग है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, मतलब शून्य होगा, ये बात आप ध्यान रखिए। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, हम परिचित व्यक्ति को बिना देखे उसकी आवाज पहचान लेते हैं किस गुण के कारण? तो बिना देखे आवाज को पहचानने का कारण होता है गुणता। इसी के कारण हम हारमोनियम, तबला, बांसुरी आदि की आवाज में अंतर कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आवर्ती की अगर मैं बात करूं तो जो तारतव होता है वो आवर्ती पर निर्भर करता है, उसी के कारण ध्वनि पतली व मोटी होती है। ध्वनि पतली व मोटी होती है। तारतव अधिक होगा तो ध्वनि पतली होगी और तारतव कम होगा तो ध्वनि मोटी होगी, ये ध्यान रखिए। और तीव्रता की अगर मैं बात करूं तो तीव्रता निर्भर करती है आयाम पर, और आयाम तीव्रता आपस में रिलेट हैं। तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है और इसी के कारण ध्वनि तेज या धीमी सुनाई देती है, ये बात ध्यान रखिए। और प्रबलता की अगर मैं बात करूं तो जो भी ध्वनि है उसके प्रति हमारी जो कानों की संवेदनशीलता का माप है वो प्रबलता कहलाता है, ये ध्यान रखिए। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें, मनुष्य की श्रव्य सीमा है ऑडिएबल रेंज कितनी है? अगर मैं बात करूं ऑडिएबल रेंज की, मनुष्य की ऑडिएबल रेंज कितनी है तो 20 से 20,000 हर्ट्ज है, ये बात ध्यान रखिए। अगर आपसे पूछा जाए कि इंफ्रासोनिक या अपश्रव्य तो 20 हर्ट्ज से नीचे ध्वनि को 20 हर्ट्ज से नीची ध्वनि को अपश्रव्य कहा जाता है और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को
प्राश्रव्य या अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिए। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। वह ध्वनि जिसकी आवृत्ति 10 हर्ट्ज है उसे कहते हैं। तो 10 हर्ट्ज की आवृत्ति मतलब 20 से नीची है, तो 20 से कम वाली आवृत्ति को अपश्रव्य कहा जाता है। अपश्रव्य नहीं है, अपश्रव्य कहा जाता है, ये ध्यान रखिए। प्राश्रव्य की अगर मैं बात करूं तो प्राश्रव्य है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को प्राश्रव्य कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से भिन्न को छांटिए। भिन्न को छांटना है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा। तो भिन्न हो जाएगा ग्रीनविच रेखा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं क्यों होगा। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है जिसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। और अगर बात करें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जिसे कर्क रेखा बोला जाता है, और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में अगर बात करें 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में अगर मैं बात करूं तो इसे बोला जाता है मकर रेखा। तो ये मकर रेखा है, ये कर्क रेखा है और बीच वाली भूमध्य रेखा है। तो तीनों ये अक्षांशीय रेखाएं हैं। जबकि मैं ग्रीनविच रेखा की बात करूं तो इस तरह एक 0 डिग्री देशांतरीय रेखा है जिसे ग्रीनविच के नाम से जाना जाता है। और ग्रीनविच ब्रिटेन की राजधानी जो लंदन है उसका एक शहर है ग्रीनविच, उसका नाम है, और वहीं से एक रेखा गुजरती है जिसे ग्रीनविच कहा जाता है। इसी कारण ऑप्शन नंबर बी इनमें अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, रडार में प्रयुक्त तरंगे। देखो रडार की अगर मैं बात करूं तो रडार होता है रेडियो नेविगेशन एंड रेंजिंग। रडार की अगर बात की जाए तो रडार जो अगर मैं बात करूं भारतीय सीमा के अंदर कोई भी दुश्मन का जहाज है जो भी आता है, इनको कैचिंग करने के लिए, इनकी एक्टिवेशन रेंज को पकड़ने के लिए रडार का यूज़ किया जाता है। और रडार की अगर बात की जाए तो ये रेडियो तरंगे होती है। रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार की फुल फॉर्म होती है। 21 नंबर की बात करें, रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त तरंगे हैं। रिमोट में अगर बात की जाए अवरक्त तरंगे होती है, ये ध्यान रखिए। अवरक्त तरंगे जिनको इंफ्रारेड भी बोला जाता है, और हर्शेल नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पराबैंगनी तरंगों की अगर मैं बात करूं तो जो यूवी रेंज है, सूर्य से आने वाली जो तरंगे हैं, तो इनमें पराबैंगनी तरंगे ज़्यादा हैं। तो यहाँ पराबैंगनी की बात करें तो यूवी रेंज अल्ट्रा वायलेट, और इसकी खोज की थी रीटर ने, ये बात ध्यान रखिए। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, रडार का प्रयोग होता है। तो रडार का प्रयोग होता है उड़ती हुई वस्तुओं की दूरी का स्टेटस पता करने के लिए, किस स्पीड से आ रही है, इन सभी चीज़ों के लिए एविएशन के रूप में इसका यूज किया जाता है। एविएशन, ये बात ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए। देखिए समुद्र में नीचे अगर ये समुद्र है, ये समुद्र है, समुद्र से नीचे चीज़ों का पता लगाना है तो सोनार का यूज़ कर लेंगे, और समुद्र से ऊपर की कोई भी चीज़ें हैं जिसको कैच करना है तो रडार का यूज़ कर लेंगे। तो समुद्र के अंदर पता लगाना है चीज़ों का तो सोनार का यूज़ करेंगे। साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये बात ध्यान रखिए। और टेलीस्कोप की अगर मैं बात करूं तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज़ किया जाता है। और अगर मैं बात करूं पेरिस्कोप, जिसे परिदर्शी बोला जाता है, जो पहले के समय में युद्ध वगैरह में यूज की जाती थी। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सोनार में प्रयुक्त तरंगे हैं। सोनार में अगर मैं बात करूं, सोनार मेनली डूबी हुई चीज़ों का पता लगाता है। यहाँ पर कोई भी चीज़ डूबी हुई है तो यहाँ से एक पराश्रव्य तरंग छोड़ी जाती है जो इससे टकरा के वापस आ जाती है। तो यानी पराश्रव्य तरंगों का यूज किया जाता है सोनार में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें, जैसे भारत का संबंध दिल्ली से है, भारत की राजधानी दिल्ली है, तो यूक्रेन की राजधानी क्या है?
तो आप इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यूक्रेन की राजधानी क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सोनार का प्रयोग किस लिए होता है? तो सोनार का प्रयोग नेविगेशन के लिए किया जाता है। जैसे समुद्र के अंदर, अगर मैं बात करूं समुद्र के अंदर जहाज वगैरह चल रही है और यहाँ सामने कोई बड़ी रुकावट है, तो इससे बचने के लिए जो ये सोनार है पहले ही जो जो भी कैप्टन होता है उसको पहले ही संदेश दे देती है। तो ये नेविगेशन के लिए यूज आती है सोनार, और प्रासर्वय तरंगों का इसमें यूज किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बड़े हॉल में गलीचे ध्वनि के किस गुण को रोकने के लिए बिछाए जाते हैं? तो बड़े हॉल में जो ध्वनि को रोकने के लिए जो गलीचे बिछाए जाते हैं वो अनुसरण नहीं है, ये अनुरण है। अनुरण, रिवर्बरेशन बोलते हैं जिसे। अनुरण को रोकने के लिए यानी आवाज गूंजे ना, इस चीज को रोकने के लिए ये बिछाए जाते हैं, ये बात ध्यान रखिए। और रेजोनेंस की अगर बात करें, अनुनाद की, तो अनुनाद की अगर बात करें तो अनुनाद है जो रेडियो में जो सिग्नल है, अनुनाद के कारण ही रेडियो सिग्नल पकड़ता है, और अनुनाद की घटना के कारण ही जो आर्मी होती है उन्हें पुल पर मार्च पास्ट नहीं करने दिया जाता। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से ध्वनि तरंगों का संचरण संभव नहीं है। ध्वनि तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम है नहीं, किसके अंदर माध्यम नहीं होता? निर्वात में। तो यहाँ कोई माध्यम नहीं है, तो यहाँ संचरण संभव नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिए। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, नम वायु में ध्वनि की चाल शुष्क वायु की अपेक्षा होती है। नम वायु में ध्वनि की चाल है शुष्क वायु की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि नम वायु में H2O जल के गुण पाए जाते हैं, जबकि शुष्क वायु में जैसे नाइट्रोजन है प्लस में ऑक्सीजन है। तो यहाँ इनके मॉलिक्यूलर मास से हम इसकी चाल को निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। माध्यम के ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड से वृद्धि करने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। अगर मैं बात करूं 10 डिग्री की वृद्धि करने पर, तो 6 मीटर प्रति सेकंड से चाल बढ़ जाएगी, ये बात आप ध्यान रखिए। 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, समान ताप पर वायु दाब दोगुना करने पर ध्वनि की चाल। देखिए, ध्वनि की चाल पर वायु दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये पूर्ववत मान जितना था उतना ही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करें, प्राध्वनिक वायुयान की चाल ध्वनि की चाल से होती है। प्राध्वनि की चाल जो मैं बात करूं तो वायुयान की चाल से, इसमें अगर बात करें ध्वनि की चाल से अधिक होती है, ये ध्यान रखिए। और ये मेघ संख्या पर निर्भर करता है। मेघ संख्या कैसे निकलती है? वस्तु का वेग बटा में माध्यम में ध्वनि का वेग। 1 मिनट। 32 की अगर मैं बात करूं तो मेघ संख्या निकलती है वस्तु का वेग बटा में उसी माध्यम में ध्वनि का वेग, तो इससे निकल जाती है। तो ये बात ध्यान रखिए, वस्तु का वेग बटे में ध्वनि का वेग। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर क्वेश्चन की बात करें, एक पूर्णतः दृढ़ छड़ में ध्वनि की चाल होती है। तो पूर्णतः दृढ़ छड़ की अगर बात की जाए तो ध्वनि की चाल इसमें अनंत होती है, ये बात आप ध्यान रखिए। 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस ध्वनि का तारतव अधिक होगा? देखिए, तारतव अधिक होगा तो ध्वनि पतली होगी, और इन चारों के अंदर से ध्वनि पतली होगी वो तीक्ष्ण ध्वनि होगी। और तारतव कम की बात पूछे तो जो शोर है, या फिर यहाँ मोटी ध्वनि पूछी तो यहाँ तारतव कम होगा। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें, दो अंतरिक्ष यात्रियों के चंद्र तल पर बोलने पर, तो दो अंतरिक्ष यात्री चांद पर अगर बोलते हैं तो वहां पर किसी भी प्रकार का वायुमंडल नहीं होने के कारण उनको ध्वनि कभी सुनाई नहीं देती, ये बात ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन को आप यहाँ से स्किप कीजिए।
37 नंबर क्वेश्चन है, जल के पृष्ठ पर संचरित तरंग है। जल के पृष्ठ पर जो तरंगें होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है, क्योंकि ये जो माध्यम के लंबवत गति करती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है, माध्यम के समांतर गति करती है वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अगर आपसे पूछा जाए ध्वनि तरंग किस प्रकार की है तो अनुदैर्घ्य तरंग है, जबकि यहाँ पर पूछा है जल के पृष्ठ पर संचरित तरंग कौन सी है तो अनुप्रस्थ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तरंग गति के संचरण के लिए माध्यम में आवश्यक गुण हैं। तो माध्यम में हमें जड़त्व की आवश्यकता होती है, प्रत्यास्थता की आवश्यकता होती है और माध्यम का अल्प प्रतिरोध भी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें, वस्तु के वेग तथा ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं तो ये मेक संख्या कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिए, मेक संख्या यदि एक से कम है, मेक संख्या एक से कम है तो ऐसी ऐसी को सबसोनिक कहा जाएगा। यदि मेक संख्या एक से अधिक और 5 तक है तो ऐसा जो अनुपात होगा इसे सुपरसोनिक कहा जाएगा। और अगर मेक संख्या 5 से अधिक है, 5 से अधिक है तो इसे हाइपरसोनिक कहा जाता है और ये अलग अलग मिसाइल्स के लिए यूज होती हैं। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें, शुद्ध स्वर प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त सर्वश्रेष्ठ ध्वनि स्रोत कौन सा है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए बांसुरी राइट आंसर हो जाएगा। सोनोमीटर जिसे स्वर मापी कहा जाता है, इससे स्वर को मापा जाता है, जबकि शुद्ध स्वर प्राप्त करने के लिए हमें बांसुरी का यूज करना होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, हमने तरंग व ध्वनि से संबंधित 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस किए। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।